अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर दबीर हसन की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। लाशें गायब, आलाए कत्ल लापता, गवाह नदारद। कत्ल हुए खासा अरसा गुजर गया था। एक नहीं बैक वक्त 2 आदमी कत्ल हो गए थे। उनकी चारपाइयों पर उनका खून रह गया था। दोहरे कत्ल की इस वारदात के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने हस्बे आदत गड़े मुर्दे उखाड़ने का तहैया कर लिया। यूँ समझ लीजिए कि मैंने बैल को खुद दावत दी कि आ मुझे मार। इस वारदात की तफ्तीश का दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें बरे सग़ीर के मशहूर व मारूफ और बेबाक सहाफ़ी दीवान सिंह मफ्तून, एडिटर रियासत दिल्ली ने, जिनकी किताब नाकाबिले फरामोश पाकिस्तान और भारत में यकसां तौर पर मकबूल है, महज इत्तेफाक से बड़ा अहम रोल अदा किया था। दूसरी जंग अज़ीम का ज़माना था। मुझे दिल्ली पुलिस में तैनात किया गया। फिर मुझे सूबा दिल्ली के एक देहाती थाने में SHO लगा दिया गया। मैं इस थाने का नाम लिखना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मेरे कुछ अजीज़ व अकारिब अभी वहीं आबाद हैं। इस थाने के इलाके में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा थी। इनमें हिंदू जाट ज़्यादा थे। जाटों के मुतालिक ये पेश नज़र रखिए कि ज़राअत पेशा हैं, हिंदुओं की दूसरी ज़ातों की निस्बत दिलेर भी हैं और वह अहमकाना हरकतों में भी मशहूर हैं। भारत की फ़ौज में जाट रेजिमेंटें अलग हैं। मैंने इस थाने का चार्ज लेकर इलाके का दौरा किया, चीदा चीदा लोगों से मिला और दफ्तर में ज़ेर तफ्तीश और अदम पता केसों का मुतालिया किया। अदम पता केस वो होते हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिलता, न कोई गवाह मिलता है और पुलिस के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं होता कि केस फाइल यानी कि दाखिले दफ्तर कर दे। पुलिस की ज़बान में इसे अदम पता कहा जाता है। इन फाइलों का मुताला करते मुझे एक अदम पता केस नज़र आया, जिसमें 2 आदमी जो खेतों में साथ साथ बिछी हुई 2 चारपाइयों पर सोए हुए थे, कत्ल हो गए थे। इनकी लाशें गायब कर दी गई थीं। चारपाइयों पर खून रह गया था। मुझसे पहले थानेदार ने इस वारदात को अदम पता करार दे दिया था। ये थानेदार एक सूफी साहब थे। आजकल पाकिस्तान में मेरी तरह रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वारदात सरकारी तौर पर अदम पता करार दी जा चुकी थी। मुझे इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे जज्बाए तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया कि देखूं कि दोहरी कत्ल की ये वारदात क्यों कर दाखिले दफ्तर कर दी गई थी। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में कोई केस आसानी से अदम पता करार नहीं दिया जा सकता था। अदम पता मामूली वारदातें हुआ करती थीं। डकैती और कत्ल को अदम पता करार देने के लिए बड़े ही मजबूत जवाज़ और दिल गुर्दे की ज़रूरत होती थी। मैंने इसलिए भी ये केस गौर से पढ़ा कि मैं इसकी तफ्तीश करूँगा। फाइल में अदम पता के लेबल वाला केस बालाई हुक्काम को लिखकर असर-ए-नौ ज़ेर तफ्तीश लाया जा सकता है। पाकिस्तान में यही खराबी पैदा हो गई है कि कत्ल की वारदात को हादसा या खुदकुशी साबित करने की कोशिश की जाती है ताकि केस गोल किया जा सके। तफ्तीश से पहलू तही की जाती है। थानों में अदम पता वारदातों के अंबार लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों के दौर में बात कुछ और थी। बालाई हुक्काम हर केस पर नज़र रखते, थानेदारों की मदद भी करते और इंसदादे जुराइम की पूरी कोशिश करते थे। मैंने इस दोहरे कत्ल की अदम पता वारदात को बाकायदा इजाज़त लेकर असर-ए-नौ ज़ेर तफ्तीश रख लिया, यानी इसे रीओपन किया। वारदात मुख्तसरन ये थी कि थाने से 8-9 मील दूर एक गांव में 2 हिंदू जाट खेतों में सोए हुए थे। सुबह वो गायब पाए गए। चारपाइयों पर जो खून था, इससे पता चलता था कि दोनों को कत्ल किया गया है और लाशें गायब कर दी गई हैं, दरियाबुर्द कर दी गई होंगी। केस कमोबेश 1 साल पुराना था। अब तफ्तीश नामुमकिन थी, लेकिन मेरी तबीयत के ज़िद्दीपन ने मुझे हौसला दिया। कोई गवाह और कोई सुराग नहीं था। मेरे पास केस की सिर्फ फाइल थी। मैंने फाइल के कागजात को गौर से पढ़ा और मैंने ये राय कायम की कि मुझसे पहले थानेदार सूफी साहब ने तफ्तीश में दिल खोलकर डंडी मारी है और किसी मसलहत या मफाद की बिना पर केस को अदम पता करार दिया है। उन्होंने खोजी न बुलाया, खुरे देखने की कोशिश न की। इसके अलावा कई और पहलू थे जिन्हें उन्होंने नज़रअंदाज किया। जो गवाहियाँ कलमबंद की, वो साफ बताती थीं कि सूफी साहब इस वारदात को हर हाल में अदम पता करार देना चाहते थे।
अदम पता करार देने के लिए उनके पास जवाब मौजूद था। मसलन ये कि लाशें नहीं थीं, मकतूलों की किसी के साथ दुश्मनी और तनाज़ा नहीं था, कोई सुराग नहीं मिला और कत्ल की तहरीक भी मालूम न हो सकी। बहरहाल सूफी साहब ने कोई चक्कर चलाकर केस अदम पता करार दे दिया और ऊपर वाले मान गए। अगर डीएसपी कोई अंग्रेज़ होता तो केस इतनी आसानी से दफन न होता। डीएसपी एक डोगरा था। उसने सूफी साहब का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया कि वारदात अदम पता है। मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ कर मुसीबत मोल ले ली। बहुत गौर किया। मैंने केस को असर-ए-नौ शुरू करने को राज में रखा। मैं बकुआ के गाँव वालों को नहीं बताना चाहता था कि मैंने केस दोबारा खोल लिया है। मुझे अपनी अकल और मुखबिरों से काम लेना था। थाने के पुराने मुलाजिमों को भी मैंने ना बताया कि ये केस दोबारा शुरू हो गया है। मेरी मदद सिर्फ खुदा कर सकता था। मैं जब दिल्ली आया था तो दीवान सिंह मफ्तून से मिलने गया था। इस शख्सियत के मुतालिक आप जानते होंगे कि मफ्तून सिख थे, लेकिन पराए नाम। इनका बावर्ची मुसलमान था। इनका हिफ्त रोज़ा रियासत बर्रे सग़ीर में हक़ गोई और बेबाकी की वजह से मशहूर और मकबूल था। दीवान सिंह मफ्तून अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते थे। उस दौर में हिंदुस्तान में राजों, महाराजों और नवाबों की कई एक छोटी बड़ी रियासतें थीं। राजे महाराजे फ़िरौनों की तरह हुकूमत करते और रियाया बदहाल और फाका कश रहती थी। इन फ़िरौनों के महलात के राज तिलिस्मे होशरुबा से कम न थे। दीवान सिंह मफ्तून इन राजों, महाराजों और नवाबों के ख़िलाफ़ बहुत लिखते और इनके मज़ालिम और अंदरूनी ज़िंदगी को बेनकाब करते रहते थे। इसके नतीजे में मफ्तून की आधी ज़िंदगी जेल खाने में गुजरी। मफ्तून फौत हो गए हैं, लेकिन उनका नाम जिंदा है। बरसों बाद मैं सब इंस्पेक्टर के ओहदे से दिल्ली गया तो दीवान सिंह मफ्तून से मिलने गया। हिफ्त रोज़ा रियासत वीकली का दफ्तर अजमेरी गेट के बाहर हुआ करता था। पता चला कि मफ्तून जेल में बंद हैं। ये तो इनका मामूल था। अब कि वो यूं गिरफ्तार हुए कि किसी रियासत के महाराजे ने इनके वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत जारी करा दिए। दिल्ली के अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट लुइस ने मफ्तून से जमानत मांगी। मफ्तून ने जमानत पर रिहा होने से इनकार कर दिया, इसलिए इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। मैं इन्हें जेल में मिलने चला गया। मुलाकात हुई, खूब गपशप रही। इसके बाद मुझे इस थाने का एसएचओ बना दिया गया, जिसकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। चार्ज लेकर 1-2 माह बाद मैं दिल्ली गया तो दीवान सिंह मफ्तून रिहा होकर आ चुके थे। बहुत दिलेर और बेबाक थे। अंग्रेज़ों और महाराजों से टक्कर लेते और पास के वकील की जगह लड़ा करते थे। इतने ज़्यादा मुकदमों ने उन्हें अच्छा खासा वकील बना दिया था। अब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट के कहने के बावजूद जमानत पर रिहा होने से इनकार कर दिया। आखिर इनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। इनसे मुलाकात हुई। इनके 2-3 दोस्त भी मौजूद थे। मफ्तून जेल की बातें सुना रहे थे। चूँकि वो मजलूम और नादार इंसानों के दोस्त थे, इसलिए जब जेल में जाते थे तो कैदियों से मिलते और इनकी बातें सुनते थे। अब जो मेरी इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने एक वारदात की दास्तान सुनाई, जिसके मुलजिम जेल में बंद थे और मुकदमा ज़ेरे समाअत था। मैंने ये दास्तान दिलचस्पी से सुनी। अपनी कहानी से सुनाने से पहले मैं आपको मफ्तून की दास्तान सुनाता हूँ। ये गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरी तफ्तीश के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी याददाश्तें किताबी सूरत में छापी थीं। इस किताब का नाम नाकाबिले फरामोश है। आज जबकि वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी किताब मेरे सामने पड़ी है। उन्होंने जेल का जो वाक़या मुझे दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने में दिल्ली में सुनाया था, वो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है और मैं उन्हीं के अल्फाज में ये कहानी पेश कर रहा हूँ। दीवान सिंह मफ्तून ने लिखा, मैं जेल में ही था कि कत्ल के सिलसिले में 3 सादा लोग देहाती जाट जेल में आए। एक 18 साल का लड़का था जिसने 4-5 साल के बच्चे को ज़ेवर के लालच में कत्ल किया था और 2 बड़ी उम्र के जाट थे जिनके खिलाफ पुलिस ने इस लड़के से बयान दिलवा दिया कि ये दोनों भी कत्ल में शरीक थे। इस कत्ल के असल वाक़यात ये हैं कि ज़िला दिल्ली के एक गाँव में 4-5 वर्ष का एक बच्चा खेल रहा था और उसने ज़ेवरात पहन रखे थे। बच्चा गली में अकेला था तो एक 18 साला जाट नौजवान इस बच्चे को अपने घर, जहाँ वो अकेला रहता था, ले गया। उसने बच्चे का ज़ेवर उतार लिया। बच्चा रोने लगा तो नौजवान ने बच्चे का गला घोंटकर उसे हलाक कर दिया। ये नौजवान बहुत बेवकूफ़ और हवनक क्लास का देहाती था। इसने बच्चे की लाश को दीवार के एक बहुत बड़े सुराख में रखकर ईंटें चुन दी। बच्चा जब घर न पहुंचा
तो उसकी माँ तलाश करने के लिए गली में निकली। इधर उधर देखा, कोई पता न चला। तशवीश हुई, लोग जमा हो गए। एक शख्स ने बताया कि कुछ वक्त पहले इसने एक नौजवान जाट को बच्चे के पास खड़े देखा था। चुनाचे गांव के लोगों ने जब नौजवान जाट को धमकाया और 2-4 थप्पड़ मारे तो उसने बता दिया कि उसने जेवर के लालच में बच्चे को हलाक किया है और लाश दीवार में है। पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस आ गई। हर गांव और कस्बे में कुछ लोग पुलिस के एजेंट होते हैं जो पुलिस और मुलजिमों के दरमियान रिश्वत के सौदे कराते हैं, झूठे गवाह तैयार करते हैं, वो शहादतें देते हैं, मुखबरियां कराते हैं और पुलिस उनकी तमाम जुराइम की पर्दापोशी करती है। इस गांव के पुलिस के एजेंट की 2 जाटों जो असल नौजवान मुलजिम के साथ गिरफ्तार होकर जेल में आए से अदावत थी। पुलिस के साथ मिलकर असल मुलजिम से मकतूल बच्चे के जेवरात लिए और गांव के बाहर इन 2 फर्जी मुलजिमों के खेत में दफन कर दिए। उधर नौजवान मुलजिम को पहले तो पुलिस ने मारा और धमकाया। जब ये पुलिस के इशारे पर बयान देने के लिए तैयार हो गया तो थाने में इसकी खातिर तवाज़ो शुरू हुई। इसको जलेबियां और लड्डू खिलाए गए और इसे कहा गया कि अगर वो अदालत में ये बयान दे दे कि इसने दोनों फर्जी मुलजिमों के कहने पर बच्चे को कत्ल किया है तो फर्जी मुलजिम सज़ा पा जाएंगे और वो खुद सज़ा से बच जाएगा, क्योंकि किसी दूसरे के कहने पर जुर्म किया जाए तो जुर्म करने वाले को सज़ा नहीं मिलती, तरगीब देने वाले को ही मिलती है। चुनांचे इस नौजवान हवनक ने पुलिस के कहने पर यकीन कर लिया और उसने बयान दिया कि दोनों फर्जी मुलजिमों ने इसे जुर्म करने के लिए कहा और दोनों मुलजिमों के कहने पर इसने बच्चे को कत्ल किया। दोनों मुलजिम जेवरात ले गए और अपने खेत में दफन किए। चुनांचे इस बयान के मुताबिक खेत में से गवाहों के सामने जेवर निकाला गया, शहादतें तैयार की गईं और दोनों बेगुनाह, गरीब, मासूम और सादा लोग जाट जिनको जुर्म का कोई इल्म नहीं था, असल नौजवान मुलजिम के साथ गिरफ्तार हो गए और जेल भेज दिया गया। जेल में जब ये लोग पहुंचे तो जेल के हुक्काम ने पुलिस के हुक्म की तामील करते हुए नौजवान मुलजिम को तो जेल के शुमाल की जानिब आखिरी कोठरियों में रखा और दोनों फर्जी मुलजिमों को जुनूब की कोठरियों में रखा गया ताकि ये लोग आपस में मिलकर नौजवान मुलजिम के बयान को बदलने का बायस न बने। ये तमाम हालात मुझे दोनों फर्जी मुलजिमों ने बताए। मैंने इन पर मुख्तलिफ सवालात भी किए ताकि ये मालूम हो सके कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे। मुझे इत्मीनान हो गया कि ये सच बोल रहे हैं। ये दोनों बहुत तशवीश में थे, बेगुनाह थे। कत्ल का मुकदमा जिसमें फांसी की सज़ा दी जा सकती है। कानून और मुकदमे से नावाकिफियत करें तो क्या करें, सिवाय तशवीश में घुलने और रात को न सोने के और कर भी क्या सकते थे। मैं अगले रोज़ नौजवान जाट मुलजिम की कोठी की तरफ गया तो इसके साथ तपाक से हमदर्दी करते हुए पेश आया ताकि असल हालात ये बता दे। ये सादा लो बेवकूफ़ तो था ही। इसके साथ ही जब मैंने हमदर्दी से 2 बातें की तो उसने सब हालात मिनोअन बता दिए जो मैंने ऊपर बयान किए हैं कि किस तरह पुलिस और पुलिस के एजेंट के कहने पर इसने झूठा बयान दिया, बेगुनाहों को फंसाया और इसे जलेबियाँ और लड्डू खिलाए गए वगैरह वगैरह। मैं इससे बातें करके वापस अपने कमरे में आया तो कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहा था, क्योंकि कानूनन पोजीशन ये है कि अगर एक मुलजिम अपने जुर्म का इकरार करते हुए अपने हमराही मुलजिमों का नाम लेता है तो हमराही मुलजिम चाहे कतई बेगुनाह हों वो भी मुजरिम समझे जाएंगे, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट या जज इस मुलजिम के तमाम बयान पर यकीन करने पर मजबूर है। मैं अपने कमरे में तमाम हालात पर गौर करता रहा और सोचता रहा कि हम लोग अखबारात में दावे तो करते हैं दुनिया में मजालिम ख़त्म करने की कोशिश का, मगर ये जुल्म सामने हो रहा है और बेगुनाह लोग फांसी चढ़ेंगे। दिन भर आराम से बैठ न सका। कभी दोनों बेगुनाह मुलजिमों के पास जाकर फिर बातें करता, कभी वापस आकर सोचता। मैंने ख्याल किया कि सेशन जज को जिसके पास ये मुकदमा पेश होने वाला है तमाम हालात लिखकर भेजूं। फिर ख्याल आया कि इसके लिखने की कानूनी हैसियत कुछ भी ना होगी। रात भर नींद न आई, सोचता रहा कि क्या कदम उठाया जाए। सुबह उठा, चाय बनाई और चाय पी रहा था तो ख्याल आया कि जिस तरह भी मुमकिन हुआ असल नौजवान मुलजिम का बयान तब्दील कराऊंगा। बेगुनाहों के फांसी की रस्सी से बचने की सिर्फ यही एक सूरत थी कि असल मुलजिम बयान को बदल दे। जब दिन निकला, 8 बजे का वक्त होगा। मैं टहलता टहलता नौजवान मुलजिम के पास पहुंचा। वो बहुत खुश था, क्योंकि पुलिस के कहने के मुताबिक उसको यकीन था कि कत्ल करने वाले सज़ा नहीं पा सकते, सिर्फ कत्ल की तरगीब देने वाले सज़ा पाते हैं।
یہ بالکل بری ہو جائے گا اور اس کے ہمراہ جاٹ پھانسی پائیں گے۔ وہ مجھے ہمدرد اور بے تکلف سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کرے تم بری ہو جاؤ، مگر تمہارے بری ہونے کی کوئی توقع نہیں، تم تو لازمی طور پر پھانسی پاؤ گے۔ یہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا کہ تم قانون سے واقف نہیں، تم بے وقوف جاٹ ہو، پولیس کے چکر میں آ گئے ہو۔ تم اتنا تو سوچو کہ جو شخص قتل کرنے کا خود اقرار کرے کبھی بری ہو سکتا ہے؟ پولیس نے تو تمہیں بے وقوف بنایا ہے۔ میری بات سن کر یہ سوچنے لگ گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک پرانا قیدی گزرا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے کہا کہ یہ جاٹ کتنا گدھا ہے، اس کا خیال ہے کہ قتل کا اقرار کرتے ہوئے یہ پھانسی سے بچ جائے گا۔ پرانے قیدی بھی مقدمات کی نوعیت سے واقف ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، سردار صاحب جی، ایسے بے وقوف ہی تو پھانسیوں پر لٹکتے ہیں۔ عدالتوں میں اقرار نہ کرنے والے تو سزا پا جاتے ہیں اور اقرار کرنے والا یہ الو کا پٹھا بری ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی ایسی ہی حالت ہے، یہ جاٹ پیدائشی بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس پرانے قیدی کی رائے سن کر نوجوان جاٹ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ میرے پاؤں پر گر پڑا اور کہا، خدا کے لیے بچاؤ، میں مارا جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بچنے کی صورت ہے تو صرف ایک ہی، تم جب سیشن کورٹ میں جاؤ تو زور زور سے رونا شروع کر دو اور سیشن جج سے کہو کہ تم بالکل بے گناہ ہو، پولیس کے کہنے پر تم نے جھوٹا بیان دیا ہے، تم نے بچے کو قتل نہیں کیا اور تمہارا بیان مار مار کر لیا گیا ہے۔ میری اس رائے کو سن کر پرانے قیدی نے کہا، ہاں یہی صورت بہتر ہے، سیشن میں جا کر اپنے بیان سے پھر جاؤ، تب ہی بچ سکو گے۔ یہ نوجوان جاٹ مجھے ہمدرد سمجھتا تھا۔ میری بات اس کے دل کو لگی اور اس نے وعدہ کیا کہ میں نے جیسا کہا ہے وہ ویسا ہی کرے گا۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ جب یہ پیشی پر جاتا ہے تو پولیس کے لوگ اس کو اپنے بیان پر پختہ رہنے کے لیے تاکید کرتے ہیں اور کبھی پکوڑے لے دیتے ہیں، کبھی مٹھائی، اور اسے کہتے ہیں کہ فیصلے کے روز بری ہو جاؤ گے۔ میں نے اس نوجوان کے پاس ہر روز جانا شروع کر دیا اور اسے سمجھا دیا کہ جب پولیس اس کو مٹھائی وغیرہ دے اور بیان پر قائم رہنے کے لیے کہے تو یہ پولیس سے یہی کہتا رہے کہ وہ بیان پر قائم رہے گا، تاکہ پولیس کو اس کے بیان بدلنے کا علم نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ پولیس یہی سمجھتی رہی کہ اقراری ملزم اپنے بیان پر قائم ہے۔ یہ مجھے ہر پیشی کے حالات بتاتا رہا اور میں بھی اس کو اچھی طرح تاکید کرتا اور سمجھاتا رہا۔ آخر جب سیشن جج نے اس کا بیان لینا چاہا تو یہ زار و قطار رونے لگ گیا اور اس نے کہا، حضور، میں نے قتل نہیں کیا اور نہ مجھے قتل کا علم ہے کہ کس نے کیا۔ پولیس نے مار مار کر مجھ سے جرم کا اقرار کرایا اور دوسرے بے گناہ لوگوں کے متعلق بیان لے لیا۔ نہ میں نے قتل کیا، نہ مجھ سے کسی نے قتل کرنے کو کہا، ہم تینوں بے گناہ ہیں۔ پہلا بیان میں نے بالکل غلط اور پولیس کے کہنے پر دیا ہے۔ سیشن جج نے یہی بیان لکھ لیا۔ پولیس اور سرکاری وکیل حیران کہ یہ کیا ہو گیا۔ اقراری بیان کی قانوناً پوزیشن یہ ہے کہ اگر اقرار کے بعد ملزم اپنے بیان سے پھر جائے تو بعض حالتوں میں اس کا بیان اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے، بعض حالتوں میں نہیں، مگر ساتھی ملزموں کے خلاف تو یہ قطعی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس مقدمے میں چونکہ لاش نوجوان ملزم کے گھر سے برآمد ہوئی، اس لیے جج نے اس کو عمر قید کی سزا دی، مگر چونکہ اس نے اپنے اقراری بیان کی تردید کر دی، اس لیے دونوں بے گناہ ملزم بری کر دیے گئے۔ اس مقدمے میں قانوناً شاید میں بھی ملزم کو ورغلانے اور اس کا بیان بدلوانے کا مجرم ہوں، مگر جہاں تک اخلاقی فرض کا سوال ہے، میں نے نہ صرف کوئی جرم نہیں کیا بلکہ مسرت اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے دو بے گناہوں کو پھانسی کے تختے سے بچا کر اپنا فرض پورا کیا ہے۔ یہ تھی وہ کہانی جو سردار دیوان سنگھ مفتون نے مجھے دلی میں سنائی تھی۔ انہوں نے جیل میں قید رہ کر اپنا فرض ادا کیا تھا، جس سے دو بے گناہ پھانسی سے بچ گئے، لیکن اس کہانی نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ مفتون نے مجھ پر بھی احسان کیا ہے۔ میں نے دوہرے قتل کی ادھم پتہ واردات کو دوبارہ زندہ کر لیا تھا۔ مجھے دیوان سنگھ مفتون کی کہانی سے اس واردات کے سراغ کی بو آئی۔ میں نے مفتون کے گھر سے اپنا تھانہ فون کیا اور اپنے اسسٹنٹ ایڈیشنل سب انسپکٹر اجاگر سنگھ سے کہا کہ وہ فلاں فائل لے کر دیوان سنگھ مفتون کے گھر آ جائے۔ اجاگر سنگھ ذہین آدمی تھا، BA تھا۔ وہ فائل لے کر آ گیا۔ میں نے فائل دیوان سنگھ مفتون کے آگے رکھ کر کہا کہ ذرا اس کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے بغور مطالعہ کیا۔ انہیں قانون اور پولیس کی تفتیش کا تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش بددیانتی سے کی گئی ہے،
यही मेरी राय थी। उजागर सिंह भी यही कहता था। सवाल ये था कि दो आदमियों के कत्ल को अदमपता क्यों करार दिया गया। ये सिर्फ रिश्वत की करिश्मा साजी नहीं हो सकती थी। मैंने एक शक की बिना पर थाने जाकर उस केस की फाइल निकलवाई जो दीवान सिंह मखदूम ने सुनाया था। ये उसी थाने का केस था जिसका चार्ज मैंने लिया था। मैंने फाइल का मुताला बड़ी गहरी नज़र से किया। कहानी तो दीवान सिंह मखदूम ने सुना दी थी, असल तफसीलात फाइल से लीं। इस नौजवान जाट का नाम जगमोहन था। इसके गांव में एक हिंदू बनिया भी रहता था जो साहूकारा करता था। ज़मीन, मकान या ज़ेवरात गिरवी रखकर सूद पर कर्ज दिया करता था। उसका यही एक बच्चा था जिसकी उम्र 4-5 साल थी। बच्चे की माँ उसे लड़कियों की तरह सजा कर रखती थी। बच्चे के कानों में मुर्कियाँ, गले में कंठा और बाजुओं में छोटे कड़े रहते थे। ये ज़ेवरात सोने के थे। जगमोहन ने इसे गली में अकेले खेलते देखा तो बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके ज़ेवरात उतारने लगा। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जगमोहन ने डर के मारे बच्चे का गला घोंट दिया, दीवार से ईंटें निकाली और लाश वहां रखकर ईंटें चुन दी। माँ बच्चे की तलाश करने लगी तो किसी ने बताया कि जगमोहन उसके पास खड़ा था। लोग उसके घर गए, उसे डराया धमकाया तो वो मान गया और उसने लाश बरामद करा दी। फाइल में मुझे ये देखकर हैरत हुई कि ज़ेवरात इन दो आदमियों के खेत से बरामद हुए जिनका जगमोहन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने थाने के पुराने मुलाजिमों के साथ गपशप के अंदाज में इस केस के मुतालिक बात की तो पता चला कि बकुआ के गांव में सूफी साहब के 2 टाउट थे जिन्हें सरदार दीवान सिंह मखदूम ने एजेंट लिखा है। उन्होंने एक एजेंट बताया है लेकिन मुझे पता चला कि वो 2 थे और गालिबन उन्होंने ही बच्चे के ज़ेवरात 2 जाटों के खेतों में जा दबाए और उन्हें गिरफ्तार करा दिया था। अदमपता केस में जो आदमी कत्ल हुए वो यही टाउट थे। यहाँ से मेरे जहन में ये शक उभरा कि ये मुमकिन हो सकता है कि इन 2 बेगुनाह जाटों ने इंतकामन दोनों टाउटों को कत्ल कर दिया और लाशें दरियाबुर्द कर दी हैं। कत्ल की वारदात जाटों की रिहाई के बाद हुई थी। मैं जेल में चला गया और जगमोहन से मिला। उसकी नौजवानी पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसके साथ हमदर्दी की बातें की और उससे पूछा कि असल वाकया क्या था। वो अब सज़ा भुगत रहा था। उसका ज़मीर उसे लानत मलामत कर रहा था जो जेल का कुदरती असर होता है। सज़ा के बाद हर मुजरिम अपने साथियों के साथ बार बार अपने जुर्म का जिक्र करता रहता है। इस तरह मुजरिमों का ज़मीर मुतमईन रहता है। जगमोहन ने सेशन कोर्ट में दीवान सिंह मखदूम के कहने पर कहा था कि उसने बच्चे को कत्ल नहीं किया, लेकिन मुझे उसने साफ बता दिया कि उसने बच्चे को कत्ल किया है। उसने कत्ल की 2 वजूहात बताईं। एक ये कि बच्चे के ज़ेवरात देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने यही अल्फाज मुंह में पानी भर आया कहे थे। दूसरी वजह इंतकामी थी। बच्चा साहूकार का इकलौता बेटा था। जगमोहन के बाप ने कभी इस साहूकार से कुछ रकम सूद पर कर्ज ली थी। इसका बाप गरीब था, वो रकम और सूद अदा न कर सका। साहूकार ने उसकी ज़मीन नीलाम करा दी थी। जगमोहन ने साहूकार से इंतकाम लेने का ये तरीका इख्तियार किया कि उसके इकलौते बच्चे को कत्ल कर दिया। इसका इसे कोई अफसोस नहीं था। जगमोहन ने बताया कि थानेदार सूफी साहब ने उसे ये बयान दिलवाने के लिए कि उन दोनों जाटों ने उसे कत्ल की तरगीब दी थी, उसकी खूब खातिर तवाज़ो की थी। लाश उसने खुद बरामद कराई थी। सूफी साहब ने उससे ज़ेवरात ले लिए थे और बाद में ये 2 जाटों के खेत से बरामद किए गए थे। मैंने थाने में आकर फिर फाइल देखी और पुराने मुलाजिमों से भी पूछा। ये इंकिशाफ हुआ कि बच्चे की लाश गांव के 2 आदमियों के सामने निकाली गई थी और मुशीरनामे पर उनके अंगूठे लगवाए गए, लेकिन ज़ेवरात की बरामदगी सूफी साहब ने अपने 2 खास आदमियों के सामने कराई और इन्हें गवाह बनाया। वो 2 आदमी यही मकतूल थे जिनका सूफी साहब ने कत्ल अदमपता करार दे दिया था। मैंने ये भी मालूम कर लिया कि सूफी साहब के इन 2 खास आदमियों की कोई पुरानी अदावत इन 2 जाटों के साथ चली आ रही थी। साफ जाहिर है कि इन्हें मौका मिला और उन्होंने सूफी साहब से मिलकर बच्चे के ज़ेवरात असल मुलजिम जगमोहन से लेकर इन जाटों के खेत में दबा दिए। दोनों आपस में गहरे रिश्तेदार थे। दोनों जाट मामूली किस्म के नहीं, मुतमव्विल ज़मींदार थे। इस क्लास के ज़मींदारों की दुश्मनी अदावत चलती रहती है। सबसे बड़ी वजह पानी लगाने की पारी होती है। खेत साथ साथ हों तो लड़ाई झगड़े की कई वजूहात पैदा हो जाती हैं। सूफी साहब के दोनों टाउट भी ज़मींदार थे। यहाँ मैं इस इलाके के और पंजाब के बड़े ज़मींदारों में एक फ़र्क बता देता हूँ। पंजाब के ज़मींदार
किसी को कत्ल या परेशान करना चाहें तो वो अपने नौकरों, मज़ारों या किराए के मुजरिमों को इस्तेमाल करते हैं। भारत के इस इलाके के ज़मींदार ये काम खुद करते हैं। वो किराए के मुजरिमों को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि खतरा होता है कि नौकर, मज़ारे या किराए का मुजरिम भांडा फोड़कर पकड़वा देगा। मेरे पास कोई ठोस शहादत नहीं थी, कोई खुरा खोज नहीं था जिससे मुझे यकीन होता कि सूफी साहब के टाउटों को इन 2 जाटों ने कत्ल किया है। मेरी छठी हिस्स मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मुझे इस अदम-पता वारदात में कोई और ही नाटक नजर आने लगा था। मैंने दोनों जाटों को शामिल तफ्तीश कर लिया, लेकिन इन्हें पता न चलने दिया कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ और मैंने दोहरे कत्ल का केस रीओपन कर लिया है। इन दोनों को थाने बुलाने का मेरे पास बड़ा अच्छा जवाब था। नया थानेदार जब किसी थाने का चार्ज लेता है तो वो इस इलाके के मशहूर और चीदा लोगों से मुलाकात करता है। बाज़ की शोहरत अच्छी होती है, बाज़ की बुरी। चीदा लोगों में ऊंचे दर्जे के लोग भी होते हैं और जुराइम पेशा भी। ये दोनों जाट अपने गांव के मुतमव्विल जमींदार थे। मैंने इन्हें थाने बुलाया और बड़े तपाक और एहतराम से पेश आया। इन्हें बताया कि मैं इस इलाके में भी अजनबी हूँ, इसलिए मुअज़्ज़िज़ अफराद से मिल रहा हूँ। इससे वो फूले न समाये कि मैंने इन्हें मुअज़्ज़िज़ अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। उस रोज़ मैंने उनके साथ कुछ ऐसे अंदाज से बातें की जैसे वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग हों और उनके सामने मेरी कोई हैसियत ही न हो। इसके बाद इनसे ग़ालिबन 2 और मुलाकातें की। मैंने उनके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखता था। पहले रोज़ जब वो मेरे पास आए तो उनके चेहरों पर और अंदाज में घबराहट के आसार पाए जाते थे। मेरी बातों और इज़्ज़त अफ़ज़ाई से वो बहुत खुश हुए। इससे भी मुझे शक हुआ। इनकी पहले रोज़ की घबराहट की वजह ये हो सकती थी कि वो मेरे शक के मुताबिक कत्ल के मुजरिम थे। वो खुश इसलिए हुए कि इन्हें यकीन हो गया था कि मैं तफ्तीश नहीं कर रहा और मैं इन्हें मुजरिम समझने की बजाय उनकी इज़्ज़त कर रहा हूँ। एक और मुलाकात में मैंने इन्हें कहा कि मैं अपने एक काम से जेल में गया था। वहाँ आपके गांव के एक नौजवान कैदी जगमोहन से मुलाकात हो गई। उसने मुझे बताया कि मुझसे पहले आपके गांव में एक वारदात हो गई थी। बच्चे का कातिल जगमोहन था, लेकिन उसने मुझे बताया कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया था। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप जैसे शरीफ और मुअज़्ज़िज़ आदमियों को बिलावजह परेशान किया गया। मैं इनका रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। उन्होंने कहा, हमें तो सूफी साहब और इनके 2 आदमियों ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। रिश्वतें दीं, वकीलों की फीसें भरीं, जेल में बंद हुए तो खेत खलियान का सत्यानाश हो गया। हमारे तो ज़ेवरात भी बिक गए हैं। लानत भेजो उन पर। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, आप सज़ा से बच गए हैं और जिन्होंने आपको फंसाया था वो देखो कैसी बुरी मौत मरे हैं। मुझे पता चला है कि उनकी लाशें भी नहीं मिली थीं। इन्हें अपने किए की सज़ा मिली है। मैंने उनसे पूछा कि वो दोनों कैसे आदमी थे। उन्होंने बताया कि वो दोनों बड़े ही जालिम और बेहिस थे, पुलिस के दलाल थे। सूफी साहब की रिश्वत वही तय करते थे। सारा गांव उनसे बेजार था। गांव की लड़कियों पर भी दस्तदराजी कर गुजरते थे। गांव के लिए वो दोनों दहशत बने हुए थे। आपके साथ इनकी क्या दुश्मनी थी? हमारे और उनके खेतों की मुंडेरें सांझी हैं। उन्होंने बताया, कभी वो हमसे हदबंदी पर झगड़ पड़ते, कभी पानी लगाने पर, फसल तक काट या उजाड़ देते थे। उन्होंने दोनों मकतूलों के खिलाफ इतना जहर उगला कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन जाटों के दिलों में उनके खिलाफ कितनी कदूरत भरी हुई है। मैंने उनसे मुलाकातें जारी रखीं। मैं उनके गांव चला जाता था, वहाँ के बुजुर्गों से भी मिलता रहा। मैं इन 2 आदमियों के कत्ल का जिक्र यूं छेड़ देता जैसे बात से बात निकल आई हो। मैंने देखा कि मैंने जिसके साथ भी इनके कत्ल की बात की, उसने खुशी का इजहार किया कि वो मारे गए हैं। हर किसी के दिल में इनके खिलाफ कदूरत भरी हुई थी। मैंने बड़े बूढ़ों से ये भी पूछा कि इन्हें किसी पर शक तो होगा कि किसने दोनों को कत्ल किया है। किसी ने किसी शक का इजहार न किया। वो कहते थे कि पुलिस ने ज़मीन व आसमान एक कर दिए, मगर कातिलों का सुराग न मिला। मैं दफन किए हुए केस को असर-ए-नौ हाथ में ले चुका था। बालाई हुकाम आगा थे कि तफ्तीश कर रहा हूँ। सरदार दीवान सिंह मफ्तून ने मुझे मुबहम सा खोज दे दिया था, मगर मैं अंधेरों में भटक रहा था। दोनों जाटों का कोई ऐसा नौकर न था जिसे मैं हाथ में लेकर कहता कि मुझे अंदर का राज दे। उनका कोई दोस्त और कोई हमराज भी नहीं मिलता था जिससे मैं इनके खिलाफ कोई खोज लेकर इन्हें हिरासत में लेता। मैं किसी को ये भी नहीं बता रहा था कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ।
یہ تفتیش ایسی تھی کہ جس میں مجھے عقل اور فہم و فراست استعمال کرنی تھی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ واردات کو کم و بیش 1 سال گزر چکا تھا۔ کوئی کھوج نہیں اور کوئی شہادت نہیں تھی۔ دونوں جاٹوں کا چال چلن اور اخلاق صاف تھا۔ مجھے ملزموں کو عقل اور زبان کے جادو سے پکڑنا تھا۔ اسے آپ گیم آف وٹس کہہ سکتے ہیں۔ میں نے یہ طے سمجھایا اور سمجھا کہ ان دونوں آدمیوں کے قاتل یہی 2 جاٹ ہیں اور یہ انتقامی قتل ہے۔ میں نے تنگ آ کر ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ان دونوں کو اس طرح تھانے بلایا کہ ایک اپنے گھر میں تھا، اسے اس طرح بلوایا کہ اس کے ساتھی کو اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ اسے تھانے بلایا گیا ہے۔ دوسرے کو کھیتوں سے اسی طرح بلایا۔ تھانے میں دونوں کو اس طرح الگ الگ رکھا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے اور ایک دوسرے کی موجودگی سے بے خبر رہے۔ میں نے ایک سے کہا، تم قاتل ہو۔ مجھے جگموہن نے جیل میں بتایا تھا کہ تم وہاں سے تہیہ کر کے نکلے تھے کہ ان دونوں آدمیوں کو قتل کرو گے، مان جاؤ اور موج کرو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں اس کے ساتھی کے پاس جا بیٹھا اور اس پر بھی سیدھا حملہ کیا۔ میں نے کہا کہ تم ان دونوں آدمیوں کے قاتل ہو۔ تمہارے ساتھی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم دونوں نے انہیں کس طرح قتل کیا اور لاشیں کہاں پھینکی تھیں۔ اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ دونوں بے گناہ ہیں، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں دوسرے ساتھی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اس کا ساتھی مان گیا ہے، مگر وہ انکار پر ڈٹا رہا۔ میں نے دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا پتہ نہ چلنے دیا۔ کبھی میں ایک کے پاس جاتا، کبھی دوسرے کے پاس۔ میں نے ان پر تشدد نہ کیا، زبان کا جادو چلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ دونوں انکار ہی کرتے رہے۔ میں نے دونوں سے کہا کہ وہ جب تک اقرار نہیں کریں گے تھانے سے نہیں نکل سکیں گے۔ انہیں میں نے حوالات میں بند نہ کیا کیونکہ انہیں حراست میں لینے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ انہیں الگ الگ کمروں میں رکھا۔ میں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ دونوں سے الگ الگ کہا کہ جرم کا اقرار کر لو گے تو بعد معاف گواہ بنا لوں گا، صاف بری ہو جاؤ گے، مگر وہ اتنے ڈھیٹ اور ضدی ثابت ہوئے کہ انکار کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کی قوت مدافعت اور قوت ارادی بڑی مضبوط تھی۔ ان دونوں قوتوں کو توڑنا ضروری تھا۔ اس کا میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان پر سختی نہ کی، گالی گلوچ نہ کی، ڈرایا دھمکایا بھی نہیں، بلکہ عزت اور احترام سے پیش آتا رہا۔ انہیں میں نے مرغن کھانے کھلانے شروع کر دیے۔ صبح حلوہ پوری کھلاتا، خصوصاً رات کا کھانا زیادہ مرغن ہوتا تھا۔ ایسے کھانے سے نیند بہت آتی ہے۔ میں نے انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ دن اور راتیں گزرتی جا رہی تھیں، دونوں نیند سے جھولتے تھے، مگر میں پوچھ گچھ جاری رکھتا جس سے وہ سو نہیں سکتے تھے۔ وہ انکار پر ڈٹے رہے۔ انکار کے باوجود مجھے یقین ہو گیا کہ قاتل یہی ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے دونوں میں یہ تبدیلی دیکھی کہ ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اقبال جرم کرنے والے ہیں۔ انداز دونوں کا ایک ہی تھا۔ وہ چپ ہو جاتے تھے اور سر جھکا لیتے۔ میں خوش ہوتا کہ ابھی اقبال جرم ہوا، مگر وہ سر جھٹک کر اٹھتے اور کہتے، نہیں، میرا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ان کا ضدی پن توڑنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مٹھائی میں تھوڑی تھوڑی بھنگ کھلانے لگا۔ اتنی سی بھنگ بے ضرر ہوتی ہے، نیند زیادہ لاتی ہے۔ اب وہ اونگتے تو میں باتیں کر کر کے انہیں جگائے رکھتا۔ ان کی ذہنی قوتیں مسلسل جاگنے سے کمزور پڑنے لگیں۔ آخر ان میں سے ایک نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے بتایا کہ دونوں مقتولوں کو ان دونوں نے قتل کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ مقتولوں کی ان دونوں کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ مقتولوں کو بچے کے قتل پر ہی موقع مل گیا۔ انہوں نے بچے کی لاش جگموہن کے گھر سے برآمد کرائی اور اس سے بچے کے زیورات لے کر دونوں جاٹوں کے مشترکہ کھیت میں دبا دیے اور برآمدگی کے گواہ خود ہی بن گئے۔ بہرحال جاٹ سزا سے بچ گئے۔ جیل سے آ کر دونوں نے گنڈاسے تیز کر لیے اور مقتولوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کئی بار گھات لگائی، مگر مقتول ان کے پھندے میں نہ آئے۔ اس جاٹ کے بیان کے مطابق انہوں نے مقتولوں کے ساتھ بڑے اچھے مراسم رکھے، گہری سلام دعا کرتے رہے تاکہ مقتولوں کو شک نہ ہو کہ یہ جاٹ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مقتول دھوکے میں آ کر اپنی حفاظت سے بے نیاز ہو گئے۔ ایک رات مقتولوں کو اپنے کھیتوں میں سونا پڑا۔ جاٹوں کو پتہ چل گیا۔ دونوں جاٹ گنڈاسوں سے مسلح ہو کر کھیتوں میں گئے۔ مقتول گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جاٹوں نے مقتولوں کی گردنیں گنڈاسوں سے کاٹ دیں اور لاشیں کندھوں پر ڈال کر لے گئے۔ دونوں جاٹوں کے اپنے رہٹ تھے اور کماد کا رس نکالنے کے لیے بیلنا بھی تھا۔ رہٹ اور بیلنوں کو اونٹ چلاتے تھے۔ دونوں کے پاس اونٹ تھے
उन्होंने लाशें बेलने के पास जा फेंकी। वहाँ वो कड़ा रखा था जिसमें कमाद की राब तैयार की जाती थी। राब का ही मौसम था। अगर आपने खेतों में कमाद का बेलना और कड़ा देखा है तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि ये कड़ा कितना बड़ा होता है। इन दो जाटों ने दोनों लाशों के टुकड़े इस तरह किए जैसे कीमा किया जाता है। खोपड़ियाँ तोड़ी और ये सारे टुकड़े कढ़ा में डालकर पानी डाला और नीचे आग जला दी। ईंधन की कमी नहीं थी। कमाद का खुश्क फोग बेशुमार पड़ा था। सुबह तुलू होने तक लाशों की बोटियां उबलते पानी में हल हो चुकी थीं। दिने जाट अपने ऊँटों को ले आए और ये महलूल ऊँटों को इस तरह पिला दिया जिस तरह बांस के नल से मवेशियों के मुंह में दवाई डाली जाती है। मिस जाट के इकबाली जुर्म के इस हिस्से को तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने ये सारा अमल इस तरह बयान किया कि मुझे तस्लीम करना पड़ा। हड्डियाँ नहीं गला करती। मुझे आज तक ये शक है कि उन्होंने हड्डियों का चूरा बनाया होगा या हड्डियाँ दरियाबुर्द कर दी होंगी। उसने कहा कि उन्होंने खोपड़ियाँ तोड़ दी थीं क्योंकि खोपड़ी की हड्डी बहुत ही मजबूत होती है। मैंने एक वाकया सुना था कि एक आदमी को कत्ल करके उसकी लाश के बारीक बारीक टुकड़े किए गए और टुकड़े चारे और भूसे में मिलाकर ऊँटों को खिला दिए गए थे, लेकिन ऊँट कमोबेश 10 थे। यहाँ ऊँट सिर्फ 2 थे। मैंने बाज़ लोगों से इस मामले में राय ली तो सबने बताया कि ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं। ऊँटों को इस तरह गोश्त खिलाया जा सकता है और ऊँट इस ग़िज़ा को पसंद करते हैं। ऊँटों के माहिरीन ने बताया कि इंसानी गोश्त और हड्डियों का महलूल पीकर ऊँट बदमस्त हो गए होंगे और जिस्मानी लिहाज से तनुमंद भी हो गए होंगे। मेरे पास अभी दूसरा जाट भी था। मैंने उसे जाकर कहा कि उसके साथी ने सब कुछ बता दिया है। मैंने उसे 1-2 इशारे दिए तो उसे यकीन आ गया कि उसके साथी ने जुर्म का इकरार कर लिया है। मैंने उसे कहा कि वो अगर अपने साथी से ज़्यादा काबिल यकीन बयान दे दे तो उसे बादमाप गवाह बना लिया जाएगा और अगर वो अब भी पसोपेश करेगा तो मुझे उसके बयान की ज़रूरत नहीं। वो मान गया। उसने बिल्कुल वही बयान दिया जो उसका साथी दे चुका था। ज़र्रा भर फ़र्क नहीं था। ऊँटों को खिलाने वाला अमल भी उसने अपने साथी की तरह बयान किया। मुझे यकीन आ गया कि इनका बयान बिल्कुल सही है, मगर सिर्फ इकबाली बयानात पर मुकदमा नहीं बन सकता था। आलाए कत्ल अब खून आलूद नहीं था। उनके खून आलूद कपड़े बरामद नहीं किए जा सकते थे। खून आलूद चारपाइयाँ नहीं थीं, लाशें नहीं थीं। अदालत को यकीन दिलाने के लिए कि इन दोनों आदमियों को कत्ल किया गया था, मेरे पास कोई शहादत नहीं थी। केस की फाइल मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। मुझे शहादत की ज़रूरत थी। मुझे यकीन हो चुका था कि ये दोनों आदमी कातिल हैं और इन्हें सज़ा दिलाना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। इन्हें गिरफ्तार न करने और सज़ा से बचाने के असल मुजरिम तो मेरे पेशरो जनाब सूफ़ी साहब थे। पहले इनकी कारस्तानी सुन लें। मैंने दोनों जाटों से पूछा कि पहले थानेदार का उनके साथ सलूक कैसा था। उन्होंने जो इंकिशाफ़ात किए वो ये थे कि मकतूल सूफ़ी साहब के टाउट यानी दलाल थे। मकतूलों की इन जाटों के साथ दुश्मनी थी। सूफ़ी साहब रिश्वतखोर थे। मकतूल उन्हें खूब रिश्वत दिलाते थे। अब सूफ़ी साहब रिटायर्ड हो रहे थे। इन्हें अब घर चले जाना था, लिहाजा वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत अपने साथ ले जाने की कोशिशों में थे। दौलत समेटने का ज़रिया सिर्फ रिश्वत था। उन्होंने खूब हाथ रंगे। मकतूलों ने रिश्वतखोरी में सूफ़ी साहब की बेतहाशा मदद की थी। इस खिदमत का एवज़ाना उन्होंने ये लिया कि इन जाटों पर वार करने के लिए उन्होंने जगमोहन की वारदात में इन जाटों को यूँ मुलविस कर दिया कि मकतूल बच्चे के ज़ेवरात जाटों के खेत में जा दबाए और ख़ुद गवाह बनकर इन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश की। सूफ़ी साहब ने ये झांसा देकर कि वो इन्हें बरी करा लेंगे, उनसे खूब रिश्वत ली। जाट बरी होकर आ गए तो उन्होंने सूफ़ी साहब के दोनों टाउटों को कत्ल कर दिया। सूफ़ी साहब अनाड़ी नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले इन जाटों को शामिल तफ्तीश किया और कागजात में इनका जिक्र न आने दिया। इनसे बेशुमार रिश्वत मांगी और कहा कि वो केस गोल कर देंगे। जाटों ने घर के ज़ेवरात फ़रोख्त कर दिए, कुछ ज़मीन फ़रोख्त की और सूफ़ी साहब का पेट भरा। मैं ये बताना भूल गया हूँ कि सूफ़ी साहब थाने का चार्ज मुझे देकर पेंशन पर जा चुके थे। इन जाटों के अलावा मुझे अपने स्टाफ से भी कुछ बातें मालूम हुईं। इलाके का डीएसपी डोगरा था। सूफ़ी साहब ने इस डोगरे को खतीर नजराना पेश किया और केस अदम पता करार देने की आशीर्वाद हासिल कर ली। अगर डोगरे की बजाय डीएसपी कोई अंग्रेज़ होता तो केस की सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ होती। सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये केस अदम पता करार दिया जा सकता है। मुझे फ़ाइल में से ऐसी ही बू आई थी।
कि कोई नाटक खेला गया है। सूफी साहब ने खूब हाथ रंगे और डोगरे डीएसपी की पुष्टपनाही हासिल कर ली। दीदा दिलेरी से खुरे खोज और शहादतों को नज़रअंदाज किया। मसलन इस पर गौर कीजिए, मुलजिमों ने 2 आदमियों को इस तरह कत्ल किया कि गंडासों से उनकी गर्दनें काटी। गर्दनें जिस्मों से पूरी तरह अलग न हुई। मुलजिमों ने लाशों को कंधों पर उठाया और अपने बेलने तक ले गए। इससे 2 खोज बगैर किसी काविश के पुलिस को मुलजिमों तक ले जा सकते थे। आपने बकरे ज़ुबह होते देखे हैं? आपको मालूम होगा कि कितनी देर तक कटी हुई गर्दनों से खून बहता और फिर रिसता रहता है। लाशों से भी खून गिरता रहा होगा और ये खून वहाँ तक गिरता गया होगा जहाँ तक लाशें ले जाई गईं। 2-3 दिन तक भी ये खून ज़मीन पर देखा जा सकता था। सूफी साहब ने इस टेल ऑफ ब्लड को नज़रअंदाज किया। ये जहन में रखें कि वो खेत और मुंडेरें थीं, वहाँ मुलजिमों के खुरे बड़े साफ होंगे। दोनों मुलजिमों के कंधों पर एक एक लाश का बोझ था। बोझ तले चलने वाले के खुरे गहरे होते हैं। सूफी साहब ने खुरों से भी निगाहें फेर लीं। अगर सूफी साहब वहाँ तक चले जाते जहाँ लाशों को उबाला गया था, तो वहाँ इन्हें गोश्त की बू आती और शायद कोई हड्डी या बोटी भी मिल जाती। कत्ल का बाइस वाज़ेह था। इसके मुताबिक सही मुलजिमों को पकड़ा गया, मगर सौदा हो गया और मुलजिम बच गए। सूफी साहब ने ये तासुर देने के लिए कि वो बड़ी जांफशानी से तफ्तीश कर रहे हैं, कई एक को शामिल तफ्तीश किया, हर एक को परेशान और दहशतज़दा किया और हर एक से रिश्वत लेकर उसे तफ्तीश से खारिज किया। रिश्वत के अलावा सूफी साहब को ये केस गोल करने की ज़रूरत यूँ पेश आई कि वो असल मुलजिमों को अदालत में ले जाते तो वहाँ कत्ल का बाइस और पस मंज़र भी बयान करना पड़ता। वकील सफाई जगमोहन का पूरा केस सामने ले आता। सेशन जज का फैसला जो जाटों के हक में था, अदालत में सफाई के तौर पर पेश किया जाता। मुलजिम ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते थे कि इस थानेदार ने पहले भी इन्हें बेगुनाह गिरफ्तार किया था और अब भी उसने रिश्वत न मिलने की वजह से इन्हें बेगुनाह पकड़ लिया है। मुख्तसर ये कि सूफी साहब को नंगा हो जाने का ख़तरा था, इसलिए उन्होंने तफ्तीश में कोताही और हेरा फेरी की, रिश्वत भी पेट भर कर ले ली और बड़ा ही वाज़ेह केस अदम सबूत करार दे दिया। मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ कर मुलजिमों को पकड़ लिया, मगर कोई शहादत नहीं थी। पुलिस के पास शहादत की फराहमी का एक तरीका होता है, जिसे वजह टकर शहादत कहते हैं। चंद एक गवाह तैयार करके साबित किया जाता है कि मुलजिम को जाए वारदात पर मशकूक हालत में देखा गया था। ये झूठी शहादत सिर्फ उस सूरत में पेश की जाती है जब यकीन हो जाए कि वारदात के मुजरिम यही हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, मगर शहादत की कमी है, सिर्फ इकबाल जुर्म पर सज़ा नहीं दी जा सकती। मैंने इसी गांव के 3-4 आदमियों को शहादत के लिए तैयार कर लिया। इन्हें अदालत में ये बयान देना था कि उन्होंने दोनों मुलजिमों को कंधों पर कुछ उठाए बेलने की तरफ जाते देखा था, उन्होंने आग जलती देखी थी, मुलजिमों को मशकूक हालत में देखा था, वगैरह वगैरह। मैंने कोई पहलू कमज़ोर न रहने दिया और चालान अदालत में दे दिया। मकतूलों के खिलाफ गांव में इस कदर हिकारत पाई जाती थी कि उनके कत्ल पर सब खुश थे और इनके कातलों को वो अपना हीरो समझते थे। इस हिकारत का मुजाहिरा अदालत में भी हुआ। मैं जो गवाह बड़ी मेहनत से तैयार करके अदालत में ले गया था, वो सब मुनहरिफ हो गए और उन्होंने कहा कि इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है और वो कत्ल के मुतालिक कुछ भी नहीं जानते। दोनों मुलजिम बरी हो गए।